हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द यूजफुलनेस एंड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कमिंग अप टू द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे काम आते हैं, किस तरह से उनका फ्रेंडली नेचर होता है हमारे टूवर्ड। तो पहला क्या है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब आप दही बनाते हो फ्रॉम द मिल्क, तो उसकी फॉर्मेशन में आपका एक बैक्टीरिया काम करता है। आपका कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करेगा उसमें? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ब्रेड। जब भी ब्रेड बनाया जाता है या घर में भी आप लोग पेस्ट्री बना रहे हो, केक बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने साथ के साथ वो चीज़ कर ली। आप क्या करते हो, पहले अगर आपको ब्रेड बनाना है तो ब्रेड के लिए आप लोग मैदा बांटते हो। ठीक है, मैदे का आटा लगाते हो, तो उसको बोलते हैं कि आप लोग क्या बोलते हो, आप उसको फ्लोर डो बोलते हो। ठीक। आप उस डो को आप कुछ देर ना रख देते हो ताकि वो डो जो है वो थोड़ा सा राइज अप हो जाए, मतलब थोड़ा सा मैदा जो क्या है फूल जाए। और सेकेंडली मैदा भी आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मैदे का आटा लगाते हो तो उसमें आपका एक फंगस होती है, उस फंगस का नाम है आपका यीस्ट। तो यीस्ट क्या है, आपका उस डो में रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को ग्रो करता है। ठीक। अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने की वजह से जो आपका डो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका राइज अप हो जाता है, थोड़ा सा मैदा क्या होती है आपकी फूल जाती है। ठीक है। ऐसे ही आपने कुछ कुछ देखा होगा, जब आप केक बनाते हो, पेस्ट्री बनाते हो, बिस्किट बनाते हो, तो इन सब को भी आप जब लोग हीट करते हो या थोड़ी देर रख देते हो, तो आपने देखा होगा ये सब चीजें भी क्या है आपकी राइज अप कर जाती है, फूल जाती है। तो वो किस वजह से फूलती है आपकी? बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ द यीस्ट। नेक्स्ट है आपका मेकिंग अल्कोहल। जब अल्कोहल बनती है तो ईस्ट फंगस ही आपकी काम आती है इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल एंड वाइन। द फंगस कॉल्ड yeast reproduces in sugar solution and convert into अल्कोहल। जो आपकी यीस्ट होती है वो किस में भी रिप्रोड्यूस करती है? आपकी शुगर सॉल्यूशन में भी रिप्रोड्यूस करती है। आप सबको पता है कि अल्कोहल या वाइन जो है आप शुगर से बना सकते हो या शुगर केन से बना सकते हो, गन्ने से बना सकते हो। तो उसमें आपकी क्या है, यीस्ट प्रेजेंट होती है और यीस्ट अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है इन द शुगर सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो जो शुगर सॉल्यूशन है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू द अल्कोहल। और इसी अल्कोहल बनने की प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? फर्मेंटेशन। और जो ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी वो किसने डिस्कवर की थी? आपका लुइस पैस्चर ने डिस्कवर की थी इन द 1857। नेक्स्ट है आपका इन मेकिंग मेडिसिन। सम बैक्टीरिया एंड फंगी are used to make medicines which kills or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके दवाई बनाने के काम भी आते हैं, और ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसी दवाइयाँ जो आप की किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिससे वो बीमारी ना फैला जाए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक दवाई का नाम तो समझे सुना ही होगा। एंटीबायोटिक दवाई क्या करती है आपकी, कि जो आपकी बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबायोटिक जो होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, तो आपकी बैक्टीरिया पे इफेक्ट डालती है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको या तो रोक देती हैं या उस बैक्टीरिया को क्या कर देती है, वो लोग किल कर देती हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो आपकी प्रोड्यूस होती है वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करती है, वो रोकती हैं। ठीक। तो आपके एंटीबायोटिक दवाई के नाम कुछ कुछ मेंशन करे हुए हैं, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। आपकी जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। ये बात याद रखना, द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन।
नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। जो आपके कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं या मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल देती हूँ, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके क्या करते हैं कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में भी काम आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सम बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आपके क्या करते हैं, आप सबको पता है कि आपका एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपकी क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल में आपकी क्या है, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो ऐसे बैक्टीरिया हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करने में काम आते हैं इनटू द सॉइल, उनको आप लोग क्या कहते हो, आप लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट को, वातावरण को क्या है, साफ स्वच्छ रखने में भी काम आते हैं। कैसे कि जो भी आपका क्या होता है, जैसे कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, मान लो वो डेड हो गया, तो उसकी बॉडी आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद डिकम्पोज हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा, आप लोगों ने क्या करा कि किचन वेस्ट है या आप लोगों का नॉर्मल इंडस्ट्रियल वेस्ट है या इतना जो कूड़ा कचरा होता है, आप लोग क्या करते हो, बाहर फेंक दिया या मिट्टी में रख दिया। तो कुछ टाइम बाद देखा होगा कि वो जो किचन वेस्ट वगैरह है जो आपने सॉइल में डाला है, ठीक, तो वो भी क्या है, आफ्टर सम टाइम वो चीज क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। वो किसके द्वारा होती है? बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन दैम। ठीक, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि वातावरण को क्लीन करने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कभी कभी कैसे हमारे लिए क्या है, हार्मफुल होते हैं। पहला क्या है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आपकी क्या है, बीमारियां फैलाते हैं इन द प्लांट्स एंड इन द एनिमल्स। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बीमारियां फैलाते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, उनको आप लोग क्या बोलते हो? पैथोजेंस बोलते हो। नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड सब्सटेंसेज एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड मेक्स द फूड पॉइजनस। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके जो भी खाने का सामान होता है, खाने के खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उनमें आपके क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और उस फूड सब्सटेंस को क्या कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं, विषैला कर देते हैं या उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, तो अगर फूड पॉइजनिंग से आपको पता है कि अगर आपने खराब भोजन खा लिया है तो आपको क्या है, बीमार पड़ जाते हो आप लोग, बुखार हो जाता है और समटाइम्स क्या है, डेथ भी हो जाती है इंसान की। नेक्स्ट क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द मटेरियल्स लाइक क्लोथिंग, लेदर एंड वुड। कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है आपके, जो जो आपका नॉर्मल आपके जो क्लोथ्स होते हैं, लेदर का सामान होता है या लकड़ी होती है, उसको भी क्या है, स्पॉइल करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लकड़ी पे क्या है, आपकी फंगस लग जाती है। वो फंगस क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो धीरे धीरे लकड़ी को क्या करना स्टार्ट कर देती है, वुड को क्या करना स्टार्ट कर देती है, स्पॉइल करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे फेवर में ही काम करेंगे, कई कई उनके क्या है, हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पैथोजेंस। अभी बताया मैंने पैथोजेंस क्या होते हैं, आपके डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बीमारियां फैलाते हैं, आप उनको क्या बोलते हो? पैथोजेंस बोलते हो। और पैथोजेंस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? थ्रू द एयर, वाटर, फूड या किसी इंसान से कांटेक्ट कर लिया उसके थ्रू भी, या किसी इंसेक्ट के काटने से भी आपकी बॉडी में क्या है, वो पैथोजेंस बीमारियां फैला देते हैं। नेक्स्ट है डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। देखो दो तरह की बीमारियां हैं आपकी इसमें, अगर मैं बात करूं, एक होती है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज और दूसरी आती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज नाम से देखो, कम्युनिकेट करना, ठीक, कम्युनिकेट मतलब किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आना। तो ठीक है, तो ऐसे डिसीज जो आपकी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैलती है, मतलब आपने आप लाइक घर में कोई बीमार है, आप उस पर्सन से कांटेक्ट कर रहे हो,
तो क्या है कि खतरा होता है कि वो बीमारी आप में भी फैल जाए। तो ऐसे डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, कम्युनिकेबल डिसीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉमन कोल्ड हो गया आपका, खाँसते हो, छींकते हो, ठीक? तो उस टाइम पे बोला जाता है, छींकते टाइम बोला जाता है या खाँसते टाइम बोला जाता है कि हाथ लगा लो या हैंकी का यूज़ करो। ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये जो डिसीज़ है ये कैसी आपकी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक? इसी में आपका आ गया चिकन पॉक्स, आ गया ट्यूबरक्लोसिस, आ गया। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज़ है, तो अब डायबिटीज़ यदि ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है, ठीक है? तो डायबिटीज़ कैसी है आपकी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट है आपकी सम इंसेक्ट एंड एनिमल एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, वो भी एज ए कैरियर काम करते हैं बीमारी फैलाने का। तो जैसे अगर मैं हाउस फ्लाई मधुमक्खी की बात करूँ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से आपका मलेरिया होता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो से आपका क्या है, डेंगू फीवर होता है। तो मॉस्किटो एक तरह का इंसेक्ट है, तो कुछ इंसेक्ट या एनिमल भी काम करते हैं एज अ कैरियर ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, इनके हार्मफुल इफेक्ट है सारे के सारे। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि आपकी कौन कौन सी डिसीज कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती है, ठीक है? तो ये टेबल आपको लर्न करना क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला, अगर मैं डिसीज की बात करूँ, पहली डिसीज क्या है आपकी, चिकन पॉक्स, माता निकलना, ठीक? तो जो चिकन पॉक्स है वो किसके द्वारा फैलता है, आपका वायरस के द्वारा फैलता है। और आपकी बॉडी में किस तरह से एंटर करता है, थ्रू द एयर, या फिर आपने किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर लिया जिसको पहले से ही क्या है, चिकन पॉक्स है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। पोलियो की बीमारी आपकी कैसे फैलती है, थ्रू द वायरस फैलती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या है इसका, एयर है या फिर वाटर है। नेक्स्ट है आपकी मीजल्स। मीजल्स की जो बीमारी है वो भी आपकी वायरस के थ्रू फैलेगी, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी आपका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है, आपकी वायरस से फैलती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी। ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा फैलती है, आपकी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आपका एयर है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, वाटर। नेक्स्ट है आपका कोलेरा। कोलेरा आपका किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर है या फिर फूड है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया। मलेरिया आपका किसके द्वारा फैलता है, थ्रू द प्रोटोजोआ, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो का नाम क्या था आपका, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है? ये आपको टेबल याद करनी है, मस्ट है। नेक्स्ट है आप लोगों को फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आपकी कैसे होती है कि आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से क्या है, पहले से ही खराब हो चुका है। तो खराब खाना खा लेते हो तो आपकी स्टमक में, आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाते हो। तो इसलिए लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस फूड को क्या है, प्रिजर्व करके रखो। प्रिजर्व का मतलब बचा के रखो, और किससे बचा के रखो, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे वो भोजन जो है आपका क्या है, खराब ना हो। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, फूड प्रिजर्वेशन बोल देते हो। अब क्या है, आपको अगर भोजन को खराब होने से बचाना है तो आपको उस भोजन को क्या है, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो उसकी उसी को आप लोग क्या बोलते हो, फूड प्रिजर्वेशन बोलते हो, ठीक है? अब उस फूड प्रिजर्वेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। पहला क्या है आपका, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आप क्या है, किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का यूज करोगे टू प्रिजर्व द फूड, जिससे वो खराब ना हो। पहला क्या है, पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स। तो आपने देखा होगा कई बार जो अचार है काफी टाइम तक लगा रखा रहता है, और अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑयल ना हो आपका, तो अचार में क्या है कि पैचेस पड़ जाते हैं आपके। मैंने पहले ही बताया था कि ग्रेज कलर के क्या है, डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, और आप लोग क्या बोलते हो, अचार में फंगस लग गई है और अचार क्या है आपका, खराब हो गया है। तो उसी अचार को आपको खराब होने से बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और प्रिजर्व करने के लिए आप क्या ऐड कर सकते हो, उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हो या फिर एडिबल ऑयल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका जैम्स एंड स्क्वैशेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। जो आप लोगों की जैम आते हैं, केचप आती है, आप लोगों की सॉस वगैरह आते हैं, तो आप लोग उनको प्रिजर्व करके रख सकते हो किसके द्वारा? बाय यूजिंग द केमिकल, और इन केमिकल के नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। तो ऐसे केमिकल जो आपका भोजन को खराब होने से बचाते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो? फूड प्रिजर्वेटिव्स बोलते हो। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या है आपके? द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड। तो अनदर मेथड है आपका फूड प्रिजर्वेशन का, वो क्या है आपका? सॉल्टिंग। सॉल्टिंग मतलब नमक का यूज करके। तो जो भी आपके फूड आइटम्स हैं, जैसे आपका फिश हो गया, मीट हो गया, आंवला हो गया, रो मैंगोज हो गया, आपका टैमरिंड हो गया, आप इन सभी को क्या है खराब होने से बचा सकते हो बाय यूजिंग द कॉमन सॉल्ट, नमक का यूज करके। नमक क्या करते हैं आपका कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि घर में भी अचार डालने से पहले क्या करा जाता है कि जो आपका रो मैंगो होता है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो कि आप उसमें नमक लगा के रख देते हो थोड़ी देर के लिए, जिससे जो अचार है वो काफ़ी टाइम तक आपका खराब ना हो, प्रिजर्व कर देते हो उसको। नेक्स्ट जो आपके मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के, वो क्या है आपके? पहला क्या है? हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट। कि किसी चीज़ को आप लोग हीट कर देते हो या किसी चीज़ को आप लोग क्या है कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो जिससे वो ख़राब ना हो। जैसे सब्जियां वगैरह हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं, मार्केट से लाते हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हो? फ्रिज में रख देते हो। क्यों रखते हो? जिससे वो जो कोल्ड इन्वायरमेंट है वो क्या है आपकी बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या है रोकता है, जिससे जो आपका फूड आइटम है वो खराब नहीं होता। तो हीटिंग द फूड आइटम किल द माइक्रोब्स। जो कई कई आइटम्स ऐसे होते हैं कि आपको क्या है उनको हीट करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जैसे आप लोग दूध उबालते हो, तो दूध उबालते क्यों हो आप? जिससे जो उसमें जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाते हैं आपके? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर का भी सबको पता है कि वाटर को आप लोग जब बॉईल करते हो तो बॉइलिंग पे क्या है जितना भी उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है किल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? स्टोरिंग द फूड आइटम एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार आप क्या है कि आप लोग फूड आइटम्स को क्या है कोल्ड इन्वायरमेंट में फ्रीज वगैरह में रख देते हो, जिससे क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो क्या है रुक जाती है। नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज एंड पैकिंग। मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन द एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द माइक्रोब्स। अब कई फूड आइटम्स जैसे आपका चिप्स के पैकेट हो गए या आपके बिस्किट हो गए, आप इनको क्या करते हो? किसी न किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हो, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक्शन उन पे ना हो और वो क्या है लंबे टाइम तक आपके प्रिजर्व रहे, सही रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है आपकी पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन प्रोसेस होती क्या है आपकी? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिलिंग इट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्चराइजेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका क्या किया जाता है, जो आपका मिल्क है, दूध है, उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक क्या है हीट किया जाता है। कितने टाइम के लिए? फॉर 15 to 30 सेकेंड। और साथ के साथ क्या है उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे क्या है उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ क्या है प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। और जो ये पेस्चराइजेशन प्रोसेस है ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? बाय द लुइस पैस्चर। जो आपका मार्केट में जो मिल्क आता है, जो आपका पैकेट वाला दूध होता है, उस पे देखना आपने कभी भी लिखा हुआ होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क होता क्या है? बेसिकली आपका ये प्रोसेस होती है कि उस मिल्क को क्या है पैक करने से पहले आपका 70 डिग्री सेल्सियस तक उस मिल्क को हीट किया जाता है। कितनी देर के लिए? फॉर द 15 to 30 सेकेंड। और उसको बहुत जल्दी और सडनली चिल्ड कर दिया जाता है, जिससे उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसी मिल्क को आप लोग क्या बोलते हो? पैस्चराइज मिल्क बोलते हो। Coming up to the next and the last topic of this chapter,
दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो आप लोगों का क्या है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट रहती है, बट वो नाइट्रोजन क्या है, डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती है आप लोगों को लेने के लिए। ठीक, तो 78% नाइट्रोजन है, 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और बाकी का 1% क्या है, आपकी अदर गैसेस प्रेजेंट है। बट वो जो 78% नाइट्रोजन है, आप उसको एज इट इज नहीं ले पाते हो, एज इट इज वो कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ता है, आपको उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द एसेंशियल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर पाते हो। तो अब उस, जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड की, तो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपके डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। इन सब का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, आपका नाइट्रोजन है। और एक और आपका कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो आपका क्या है, नाइट्रोजन होता है। तो अब जब उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप लोग एज इट इज नहीं ले पाते हो, तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू द यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो उसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, आपका बैक्टीरिया का या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। या फिर जब बिजली चमकती है, आपकी लाइटिंग होती है, तो लाइटिंग से भी वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो आपकी किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, आपकी किस, अमोनिया में। ठीक है, अब वो जो अमोनिया आपकी सॉइल में आ गई है, तो सॉइल से आप लोगों का कौन ले लेते हैं उस अमोनिया को, आपके प्लांट ले लेते हैं। और प्लांट आपके उसको अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू द प्रोटीन्स और वाइटामिन्स। अब जो ये प्लांट्स में आपके प्रोटीन्स और वाइटामिन्स आ गए हैं, अब इन प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमन बींग्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है वो प्लांट्स के द्वारा कौन ले लेता है, आपके एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग। अब जब ये एनिमल्स वगैरह डेड होते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी बॉडी क्या है, धीरे धीरे डिकम्पोज कर दी जाती है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब जब डिकम्पोजिशन के दौरान क्या है, जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इनकी बॉडी का, वो सारा का सारा वापस से किस में आ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक, अब नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में क्या है, फिर से आपकी इन्वायरमेंट में आ गई, तो आपका जो 78% कंटेंट था नाइट्रोजन का, वो आपको क्या है, एज इट इज मेंटेन रहता है इन द इन्वायरमेंट। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हो। पहले आपका कन्वर्ट करना नाइट्रोजन गैस को इनटू द यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड, उसका फिर अपटेक करना बाय द प्लांट्स के द्वारा किस में जाना, एनिमल्स में जाना, और आफ्टर देयर डेथ उनकी बॉडीज का डिकम्पोज होना धीरे धीरे, और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसका वापस से किस में आ जाना, इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हो। यही आपकी डायग्राम के थ्रू बताई भी गई है। इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, एरोस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें नाइट्रोजन साइकिल को आपका थ्योरी की फॉर्म में समझाया भी गया है, तो दोनों को ही आपको ध्यान से देखना है।